ऑल राइट एवरीवन। सो देखिए, पिछली क्लास में मैंने आपको डिस्कस किया था कि हाउ टू प्रिपेयर एल्कीन। आज की क्लास में एल्कीन के रिएक्शंस होंगे एंड अल्काइन के प्रिपरेशन एंड अल्काइन के भी रिएक्शंस होंगे। ओके, एंड ट्राई करेंगे एरोमेटिक का बेसिक्स भी आपको मैं समझा दूं आज की क्लास में। तो देखो, बहुत सारी चीजें मैंने कार्बोकेटाइन में ऑलरेडी पढ़ा दिया है या पहले डिस्कस कर दिया है, तो उसका बस मैं नाम लिखूंगा, आपको मेरे साथ थोड़ा जल्दी जल्दी नोट्स बनाना है, राइट। तो हेडिंग डालो रिएक्शंस ऑफ एल्कीन, और उसमें सबसे पहला लेते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजनेशन। बताओ, क्या ये पढ़ लिया है हमने? बोलो बेटा। तो बताओ, अल्कीन अगर आपने लिया है तो यहाँ हाइड्रोजन ले रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ निकल या पैलेडियम या प्लैटिनम, ये सुनो। तो ये क्या बन जाएगा? CH2H एंड CH2H। सिन एडिशन होता है या एंटी होता है? सिन होता है। आप पहला ये आपने पहले ही पढ़ लिया, बस नाम के लिए लिखवा दे रहा हूं कि रिएक्शन इसी में आता है। डन बेटा, बोलिए। आइए अब अगला रिएक्शन देखते हैं, विच इज एडिशन ऑफ हेलोजन। एडिशन ऑफ हेलोजन, X2 का एडिशन कराएंगे। ओके, जहां पे अंडरस्टूड है कि X क्या है? Cl है, Br है, I है। I थोड़ा स्लो होता है, तो मोस्टली वैसे Cl Br रखते हैं। I को आप हटा के ही रखो, Cl एंड Br, एंड फ्लोरीन वैसे भी नहीं हो सकता है। राइट, Cl एंड Br। और अभी समझाता हूं, फिर I क्यों नहीं हो सकते उसके बारे में भी बात करते हैं। तो आपके दिमाग में आएगा, सर एक बात बताओ, ये रिएक्शन तो चलो सिंपल कैटालिटिक रिडक्शन था कि H2 जुड़ रहा है, ये कैसा रिएक्शन है? और कोई भी एल्कीन हेलोजेंस के साथ क्यों रिएक्ट करेगा? ध्यान देना, यहां पे मोस्टली ऐसे लिखा रहेगा Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 या फिर Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ CH2। इसका मतलब क्या है? ये दोनों नॉन पोलर सॉल्वेंट है, क्योंकि ये भी नॉन पोलर नियरली, ये क्लोरीन भी नॉन पोलर, तो सॉल्वेंट भी कैसा चाहिए हमें? नॉन पोलर। इज दैट क्लियर? अब एक बात बताओ, इसका नेचर कैसा है और इसका नेचर कैसा है? कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि क्लोरीन, ब्रोमीन, इन सबके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल होता है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह, हालांकि कमजोर है क्योंकि इनके पास लोन पेयर भी प्रेजेंट है, कमजोर इलेक्ट्रोफाइल है, लेकिन है तो इलेक्ट्रोफाइल। क्या एल्कीन इलेक्ट्रॉन रिच है? ऐसे देखोगे डायरेक्ट तो लगेगा कि नहीं, वो तो फिक्स जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए उतना ही है। लेकिन अगर आप इसके ऑर्बिटल डायग्राम को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि एल्कीन इज इलेक्ट्रॉन रिच। इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन प्लेन के ऊपर एंड नीचे होता है, जो कि आराम से पोलराइज किया जा सकता है। यहीं से लिखना शुरू करो, एल्कीन इज इलेक्ट्रॉन रिच। इट्स पाई इलेक्ट्रॉन its pi electron can be donated to electrophile. Alkene is electron rich. Its pi electron can be donated to electrophiles. That's why alkene shows electrophilic addition reaction. Electrophilic addition reaction. इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो ये भी एक तरह का इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही है, जहां पे हम एल्कीन का हेलोजिनेशन करा रहे हैं। आ रहा है बात समझ में बेटा? तो अब बताओ, अब कैसे होगा? अब मेरी बात ध्यान से समझो, ये मैकेनिज्म मैं आपको समझा रहा हूँ कि हो कैसे रहा है, ठीक है। पहले मैं ऑर्बिटल का पिक्चर दिखाऊंगा एंड फिर आपको। तो एक बात बताओ, सामने मान लो क्लोरीन है यहाँ पे, राइट, और यहाँ क्लोरीन है, तो
ये सिग्मा है तो इसका सिग्मा स्टार जस्ट ऊपर होगा, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन इसके सिग्मा स्टार यानी वेकेंट डी बोल लो या एंटी बॉन्डिंग बोल लो। अगर वेकेंट डी बोलते हो तो वो वीबीटी का बात है, और सिग्मा स्टार बात करते हो तो एमओटी। आप दोनों थियरी से इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। वेकेंट डी में जैसे ही जाएगा वैसे ही बताओ इस क्लोरीन की वैलेंसी कंप्लीट, तो ये टूट जाएगा। अच्छा ये टूट गया तो ये सीएल पे कैसा चार्ज आया? प्लस ना बेटा, अरे ले गया ना ये, इस पे प्लस, ये प्लस है और ये इलेक्ट्रॉन है, एक तरह से ये दोनों कार्बन और ये बीच में पड़ गया, तो ये जो इंटरमीडिएट बनाता है वो साइक्लिक बनाता है, जिसको हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं। इस सीएल पे ऐसा प्लस दिखाते हैं। समझ गए क्या? आया बात समझ? अब बताओ क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ना, तो क्लोरीन खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, इस पे भी प्लस लेके आएगा, इस पे भी प्लस लेके आएगा। बोलो, अगर दोनों पे प्लस लेके आ रहा है और दोनों एक जैसे हैं, तो अब क्लोराइड आयन किसी भी कार्बन पे अटैक कर सकता है। किस कार्बन पे करेगा? किसी भी। अगर ये अनसिमेट्रिकल होता तो ये किस पे अटैक करता? ऐसे कार्बन पे जहां बनने वाला कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल हो। इस इंटरमीडिएट का नाम क्या है? कार्बोकेटायन कार्बन है ना, आंसर है कुछ भी नहीं। ये इंटरमीडिएट का नाम है साइक्लिक क्लोरोनियम आयन इंटरमीडिएट। ना तो ये ट्रू कार्बोकेटायन है और एनायन तो खैर है ही नहीं, रेडिकल है ही नहीं। तो साइक्लिक क्लोरोनियम आयन इंटरमीडिएट, साइक्लिक इंटरमीडिएट आप लिख सकते हो, साइक्लिक पॉजिटिव आयन, साइक्लिक क्लोरोनियम, क्लोरीन होता है ना, क्लोरोनियम आयन इंटरमीडिएट। अब क्या होगा, ये जो Cl माइनस है, इन दोनों में जो जहां सिमेट्री है कहीं पे भी अटैक करेगा तो ये निकल जाएगा। बताओ मुझे, जो फाइनली इनका ओरिएंटेशन है, ऐसे लग रहा है ना कि दोनों क्लोरीन अपोजिट साइड से आके जुड़े हैं। अच्छा ये अपोजिट ही क्यों जा रहा है? क्योंकि जहां सिग्मा को तोड़ना होगा तो सिग्मा स्टार उसके अपोजिट ही होता है, इसलिए अपोजिट साइड में ही जाएगा, तो वो बॉन्ड टूटेगा, सामने से नहीं जाएगा। इज दैट क्लियर? और तो जैसे ये जाएगा ये बॉन्ड टूट जाएगा। और भी कारण समझो, ये कितने मेंबर रिंग था? 3 मेंबर रिंग स्ट्रेंड होते हैं, और स्ट्रेंड रिंग में बॉन्ड वीक होता है, तो जैसे ही अटैक करेगा तुरंत ये बॉन्ड टूट जाएगा। आ रहा है बात समझ में? तो आप क्या लिखोगे? क्लोरीनेशन ऑफ अल्केन is an example of electrophilic addition and it follows anti mechanism. Is that clear? लिखना शुरू करो इसके बारे में। ये प्रोडक्ट है, ये मैकेनिज्म, इतना पूरा लिखो। इसके बाद नीचे नीचे मैं कहानी आपको लिखवा रहा हूं, वो भी लिखो। नोटेड एवरीवन? चलिए अब लिखना शुरू करिए। Halogenation of alkene is an example of electrophilic addition reaction. Halogenation of alkene is an example of electrophilic addition reaction. अगला point. In this reaction, cyclic chloronium ion intermediate is formed. In this reaction, cyclic chloronium ion intermediate is formed. Cyclic chloronium ion intermediate is formed. Chloronium ion intermediate is formed, which is not a true carbocation. मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपको पता है ना, ट्रू कार्बोकेटायन बन जाए तो रीअरेंज हो सकता है। अरे बोलो, तो यहां रीअरेंजमेंट नहीं होगा। इट इज नॉट अ ट्रू कार्बोकेटायन, हेंस नो रीअरेंजमेंट विल टेक प्लेस। हेंस नो रीअरेंजमेंट विल टेक प्लेस। हेंस नो रीअरेंजमेंट विल टेक प्लेस, विल टेक प्लेस। हाँ जी, ये एंटी साइड में जाएंगे। ये पहली बात तो सिस ट्रांस इसमें कहां से तुम बोल रहे हो?
इसमें तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ही नहीं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो उल्टा यहां था, अगर ये बनता तो। समझ गए ना? ये स्टीरियो फॉर्म में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में आएंगे। तो अब ये जब ऑप्टिकल आप पढ़ लोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि ये क्या है। उनमें टर्मिनोलॉजी आती है, डेक्स्ट्रो लेवो का मिक्सचर है या फिर मेसोफॉर्म है। इनके बारे में अभी आपको क्लैरिटी नहीं है, इसलिए अभी हम बस इतना समझेंगे कि अपोजिट साइड में जुड़ते हैं। इज दैट क्लियर? ओके। अब अगला पार्ट मैं आपको दिखाता हूं। यहां आप बोल सकते हो, जैसे मान लो ये साइक्लिक एल्कीन, ओके। अब मैं आपको बोलूं कि यहां मैंने ब्रोमीन लिया है NCH2 कार्बन डाइसल्फाइड में, तो मुझे इसका प्रोडक्ट बताओ। तो अब क्या बोलोगे आप कि देखो सर, सब घुमा फिरा करके बातें तो अपने जगह पे है, ऐसे बीच में भी जाएगा, पूरी कहानी होगी, लेकिन एट द एंड हमें ये तो पता है ना कि दोनों ब्रोमीन जो टूट के लगेंगे वो अपोजिट साइड में लगेंगे, ये सुनो। तो इसका मतलब एक ब्रोमीन ऊपर एंड दूसरा ब्रोमीन नीचे। या फिर कितने लोग कह रहे हैं कि सर इधर वाला नीचे कर दो और ये वाला ऊपर कर दो। अब एक्चुअली आगे चल करके आप पढ़ोगे कि इनको इनैंशियोमर्स बोलते हैं, इनैंशियोमर्स। ये ऑप्टिकल आइसोमर्स के पार्ट है, ऑप्टिकल आइसोमर का पार्ट है। ये बिल्कुल एक जैसे होते हैं, इनका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट सब एक जैसा होता है। सिर्फ एक चीज में ये डिफर करते हैं, प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करने के डायरेक्शन में। एक क्लॉकवाइज करता है तो एक एंटी क्लॉकवाइज। बस अभी के लिए इतना ही बहुत है। नहीं भी समझ में आया हो तो इट इज परफेक्टली फाइन, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि अपोजिट साइड में आएंगे, दैट्स इट। इज दैट क्लियर? अब देखो जो तुमने बात बोली यहां पे कि अच्छा, यहां पे अब आप बोल सकते हो, ये बताओ सिस है या ट्रांस है। अब यहां बोल सकते हो क्योंकि साइक्लिक में सिस ट्रांस बोला जा सकता है। बताओ ये सिस है या ट्रांस? ट्रांस। दिख रहा है ना? ये सिस फॉर्म से क्या बन जा रहा है यहां पे? ट्रांस बन जा रहा है। अभी के लिए बस इतना ही रखो। इज दैट क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? हाँ जी। अब मैं थोड़ा सा इसमें चेंज करूंगा। क्या चेंज करूंगा? मैं इसमें ये चेंज करूंगा बस, कि जो नॉर्मल हेलोजन ले रहा था, इनके जगह पे अब मैं इंटर हेलोजन लूंगा। इंटर हेलोजन लिखो, लिखो, एडिशन ऑफ इंटर हेलोजन, एडिशन ऑफ इंटर हेलोजन। अब इंटर हेलोजन कहने का मतलब क्या है? इंटर हेलोजन का मतलब ये है, ध्यान से सुनो, कि मैंने ICl ले लिया। इंटर हेलोजन मतलब दो हेलोजन का आपस में ज्वाइन करके कंपाउंड। जैसे मैं F2Cl2Br2I2 नहीं ले रहा हूं, मैं FCl ले रहा हूं, मैं ClBr ले रहा हूं, मैं ICl ले रहा हूं। समझ में आ रहा है ना? अब जब ये लूंगा ना तो थोड़ा स्पेसिफिक हो जाएगा। पहला चीज तो ये कि सर ये जो ट्रायंगल बना रहा था, यानी साइक्लिक आयन जो डेवलप हो रहा था, उसमें कौन अंदर रहेगा? क्या आयोडीन या क्लोरीन या दोनों हो सकते हैं? तो बताओ कौन अंदर रहता है? जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो। यस और नो? जब दोनों ही आइडेंटिकल है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन क्या ये आइडेंटिकल है? अब फर्क पड़ेगा। तो मुझे बताओ इन दोनों में सेंटर में कौन इलेक्ट्रोफाइल है? आयोडीन या क्लोरीन या दोनों ही? तो देखो आप अगर बिल्कुल नॉर्मल तरीके से सोचोगे तो आपको लगेगा वेकेंडी तो दोनों में है। अरे बोलो, तो दोनों ही हुए। लेकिन थोड़ा ध्यान लगाओगे तो आपको समझ में आएगा कि ICl के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के गैप के वजह से एक एटम पे प्लस, दूसरे पे माइनस है। बताओ किस पे प्लस है? आयोडीन पे प्लस। तो बताओ जिस पे प्लस उसकी इलेक्ट्रॉनिक नीड बढ़ जाएगी ना, इस वजह से आयोडीन बिकम्स इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर एंड क्लोरीन यहां से निकल जाएगा। ये क्या बनेगा? साइक्लिक आयोडोनियम आयोन इंटरमीडिएट। और बाहर क्या निकल गया बेटा? क्लोरीन। बोलो। अब अगला क्वेश्चन ये है कि पहले जब ये सिमेट्रिकल था
तब तो इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि दोनों में कहीं पे भी अटैक करे। क्या इस बार ये सिमेट्रिकल है दोनों तरफ? नहीं, इधर दो हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन और एक CH3। बोलो। तो ध्यान रखना कि जब भी साइक्लिक कंपाउंड के अंदर, 3 मेंबर्ड कंपाउंड के अंदर कोई भी पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो इसका आंसर करने के लिए आप एज्यूम करना कि कार्बोकेटाइन कहां स्टेबल होगा। बताओ कार्बोकेटाइन कहां स्टेबल होगा, सेंटर में या यहां पे? सेंटर में। तो सेंटर में होगा इसलिए इसका अटैक यहां कराना और ये बॉन्ड तोड़ना। मतलब आयोडीन कहां होने वाला है आपका? किनारे। और क्लोरीन कहां होने वाला है? क्या याद रहेगा आप लोगों को? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ की नोट आप ऐड कर लेना क्यों लिखा, राइट इट डाउन। ठीक है बेटा, यहां तक समझ में आ गया? तो फिर से मैं एक बारी आपको क्लियर कर दे रहा हूं, जब भी दो अलग अलग हेलोजन आपस में कंपाउंड बनाते हैं तो उसको इंटर हेलोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ जी, इंटर हेलोजन, एडिशन ऑफ इंटर हेलोजन, ICl, BrCl, ये सब। तो जिस पे प्लस चार्ज आएगा, प्लस किस पे आएगा? जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा और पाई उसको मिलेगा और दूसरा वाला निकल जाएगा। और फिर जब इस न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना होगा तो उधर अटैक कराएंगे जहां कार्बोकेटाइन। ये दो बातें आपको हाईलाइट करके लिखनी है, मैंने बस समझा दिया, ये आपको खुद से लिखना है। इतना कर लिया आप लोगों ने? तो मैं एक एग्जांपल देता हूं, आप जरा इसका आंसर करो। इसी चीज में मैं इस बार आपको ClBr दे रहा हूं, BrCl या ClBr। वैसे लिखते समय रूल ये होता है कि लिखते समय लो इलेक्ट्रोनेगेटिव को जनरली पहले लिखते हैं, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव को बाद में लिखते हैं, ये तरीका होता है। बट फिर भी आप इसको ट्राई करो और इसके प्रोडक्ट बनाओ, बनाइए, इसका प्रोडक्ट बनाइए। चलो बनाओ बनाओ बनाओ। बना लिया बेटा? अब बताओ, ऊपर वाले की तरह यहाँ पे भी हम पहले तो ये डिसाइड करेंगे कि साइकिल में जाएगा कौन, राइट? तो बताओ साइकिल में कौन जाएगा? ब्रोमीन जाएगा। क्यों? क्योंकि BrCl में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इस पे प्लस, तो ये प्लस जाएगा। ये सुनो। अच्छा अब बताओ कार्बोकेटाइन कहाँ ज्यादा स्टेबल होगा, ऊपर या नीचे? ऊपर। तो यानी इस जगह पे कौन अटैक करेगा? Cl-, तो इसके साथ CH, यहां CH3 ऊपर, Cl नीचे। ध्यान रखना, Cl अगर नीचे है तो Br को ऊपर करना। प्लस कितने लोग करें, दूसरा वाला फॉर्म भी बना सकते हैं कि Cl ऊपर हो जाए, CH3 नीचे, एंड यहां Br कैसा हो जाए, नीचे की तरफ।
क्योंकि ये दोनों जो ग्रुप जुड़ते हैं ये अपोजिट होने चाहिए, यस और नो? ये ClBr अपोजिट होने चाहिए। कितने लोग का सही हुआ था ये? हाथ रखो। वेरी गुड। इसी को हम क्या बोल रहे हैं? एंटी एडिशन, फॉलोज एंटी एडिशन। अगला हेडिंग डालो, इसी से मिलता जुलता रिएक्शन है, इसका नाम है ब्रोमीन वाटर टेस्ट। आप ये भी लिख सकते हो, यस, इट इज अ ब्रोमीन वाटर टेस्ट। किस लिए यूज होता है? कार्बन कार्बन के बीच में कोई पाई बॉन्ड है उसका पता करने के लिए इसका यूज करते हैं। आपको पता है ब्रोमीन वाटर आपस में घुलते नहीं अच्छे से, क्यों नहीं घुलते? Why bromine is not soluble in water to a greater extent? Yes, bromine is non-polar and water is polar protic. ये दोनों का कोई मेल नहीं है, लेकिन थोड़ा भी डिजोल्व होता है ब्रोमीन, तो उसका जो कलर है ब्राउन कलर का आएगा। आ रहे बात समझ? जितना कम भी डिजोल्व होगा तो भी वो ब्राउन कलर कर देगा। तो अगर आपको पता करना है कि किसी कंपाउंड के अंदर कार्बन कार्बन का पाई बॉन्ड है क्या, तो उसके लिए ब्रोमीन वाटर डालते हैं। क्या होगा? ये रिएक्ट करेगा, ब्रोमीन रिएक्ट करेगा तो उसका ब्राउन कलर डीकलराइज हो जाएगा। लिखो, ब्रोमीन वाटर is used to test the presence of carbon carbon pi bond, used to test the presence of carbon carbon pi bond. Okay, लिखो, if alkene is there, it will decolorize the brown color of bromine water. If alkene is there, it will decolorize. If alkene is there, it will decolorize brown color of what? हाँ जी, brown color of bromine water. चलिए, तो अब देखते हैं आप प्रोडक्ट क्या बनाते हो, राइट? नाउ आई हैव, से फॉर एग्जांपल, CH3 में थोड़ा सा अनसिमेट्रिकल लेकर के चल रहा हूं, और आपको मैंने दे दिया है कि ब्रोमीन को पानी के साथ मिलाया है। अब आप इसके प्रोडक्ट बनाओ, मेजर बनाओ, माइनर बनाओ, मेजर बनाओ, माइनर, ट्राई करो, देखिए क्या करते हो। ब्रोमीन वाटर ले लिया। अभी तक क्या हमें कोई ट्रू कार्बोकेटायन मिला क्या? नहीं मिला, सारे साइक्लिक फॉर्म वाले थे। बनाइए, थोड़ा जल्दी करिए, टेल मी द प्रोडक्ट। बना लिया? वेरी गुड। आओ चलो बताओ, इसमें बीच में कौन आएगा बेटा? बीच में कौन आएगा? ब्रोमीन ना। OH कहां से आ जाएगा? एक बात बताओ, H2O में ये ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज है? नेगेटिव। ये बीच में कहां से है? वेकेंट भी नहीं है, तो ब्रोमीन के पास वेकेंट है ना, तो इसलिए वही बिल्कुल जैसे पहला काम तो यही है। अब हमारे पास Br माइनस और खूब सारा वाटर मॉलिक्यूल है। आप ऐसे सोचो कि जब आप ब्रोमीन को डिसॉल्व करते हो तो थोड़े बहुत ब्रोमीन, बहुत कम ब्रोमीन वाटर के अंदर डिसॉल्व होते हैं, बहुत कम। और मैक्सिमम पोर्शन किससे भरा है? H2O, 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 H2O। और एक बात बताओ, जैसे ही ये इंटरमीडिएट बना, पहले तो ये लेयर्स के फॉर्म में रहते हैं, Br 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 Br, ये अलग लेयर होगा, लेकिन इतना इंटेंस कलर होता है ना कि आपको पता नहीं चलता है। बहुत ध्यान से देखोगे तो समझ आएगा कि लेयर अलग अलग। तो मैक्सिमम नीचे ब्रोमीन कम, वाटर बहुत ज्यादा है। बताओ, जैसे ही ये आयन बना, ये तो आयनिक कंपाउंड हो गया ना एक तरह से, प्लस एंड माइनस। तो ये तो पूरा ऊपर से खिंच करके कहां चला आएगा? नीचे की तरफ।
तो जो एल्कीन होता है वो ब्रोमीन के साथ सॉल्युबल होता है, मतलब इसके साथ CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये और ये डिसॉल्व होंगे क्योंकि दोनों नियरली नॉन पोलर। लेकिन जैसे ही आयन के फॉर्म में क्रिएट हुआ, वाटर उसे खींच लेगा अपने अंदर। अब जैसे ही वाटर के अंदर चला गया तो बताओ एक्सेस में क्या है, H2O एज अ न्यूक्लियोफाइल और Br माइनस एज अ न्यूक्लियोफाइल, H2O। दैट्स व्हाई H2O अटैक्स। कई लोगों को ये दिमाग में नहीं घुसती है बात कि भाई वाटर कहां से आ गया, अभी तक तो हम इसी को करा रहे थे हर बार Br माइनस को। इसलिए आ गया क्योंकि आप ब्रोमीन वाटर सॉल्यूशन जो ले रहे हो उसमें वाटर एक्सेस में है और आयन बनते ही वो अंदर चला गया, और अंदर तो उसके चारों तरफ कोलाइड होने की ज्यादा पॉसिबिलिटी किसके साथ है, वाटर के साथ। दैट इज व्हाई इट इज गोइंग टू फॉर्म CH3 CH OH एंड CH2 Br। अच्छा जी, ये मेजर है, ये मेजर। CH3 CH OH एंड CH2 Br, ये मेजर। तो माइनर कौन है जी? हाँ बिल्कुल सही, जो Br माइनस है वो भी बनेगा ना, ये माइनर। क्या समझ में आया आप लोगों को? ये माइनर प्रोडक्ट है, ये मेजर है और ये माइनर है। क्यों माइनर है समझ में आया? अच्छा आप कहोगे कि सर जब ये अटैक कर रहा था, जब इसने अटैक किया यहां पे, ठीक है, जब इसने यहां अटैक किया तो सर यहां OH तो नहीं आना चाहिए, टेक्निकली OHH प्लस आना चाहिए। डू यू गाइस एग्री? अरे बोलो ना। हाँ तो कोई बात नहीं यार, फिर दूसरा वाटर मॉलिक्यूल OH2 विल टेक दिस H एंड इट विल बिकम, हाँ। तो देखो अगर वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है सॉल्यूशन में तो आपको डिप्रोटोनेशन का टेंशन नहीं लेना है, ये बन जाएगा प्लस। दिस इज हाउ इट विल बी। ओके, तो ये इसका मैकेनिज्म है ब्रोमीन वाटर, ये इसका मेन प्रोडक्ट है। और ये अच्छा, एक बार एग्जाम में क्या दिया, उसने बोला ब्रोमीन वाटर भी लिया है और पोटेशियम आयोडाइड भी डाल दिया। क्या लिया है? ब्रोमीन वाटर के साथ साथ और क्या ले लिया? आयोडाइड। बताओ आयोडाइड इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल और बैड न्यूक्लियोफाइल? गुड न्यूक्लियोफाइल। आयोडाइड Ki इज एन आयनिक कंपाउंड और नॉन पोलर कंपाउंड, वो पानी में डिसॉल्व हो जाएगा ना। तो इस बार कंपटीशन I माइनस वाटर का होगा, तो I माइनस विल बी विनर। हाँ OH भी बनेगा, डिसेंट इनफ बनेगा, लेकिन इस बार अगर कोई पूछे कि कौन कौन से प्रोडक्ट अच्छे वाले हैं, तो आंसर है आयोडाइड एंड वाटर वाला OH, ये दोनों अच्छे हो जाएंगे। और ऑफ कोर्स ब्रोमीन तो खराब ही होना है Br माइनस वाला, क्योंकि वो उतना ही पोर्शन Br माइनस का अंदर आ रहा है जितना Br2 इसके साथ रिएक्ट करता है। बाकी सारा ब्रोमीन लेयर के ऊपर ही पड़ा हुआ है, नीचे आ ही नहीं रहा है, तो ब्रोमाइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना मेरी बात? तो कैसे क्वेश्चन में घुमाया जा सकता है, तो ये ध्यान रखना। चलो अब मैं मिटा दूं क्या इसको, ब्रोमीन वाटर टेस्ट को मिटा दूं? ठीक, चलिए यहां तक अगर आपको क्लैरिटी आ गई है तो अब हम लोग रिएक्शन देखने जा रहे हैं, विच इज वेरी सिंपल एंड सबसे आसान रिएक्शन जो आप ऑलरेडी कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट में पढ़ चुके हो। देखते हैं आप लोग को स्ट्राइक करता है कि नहीं। हेडिंग डालो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड्स, और हाइड्रोहेलिक एसिड। हाइड्रोहेलिक एसिड का मतलब जैसे हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, बोलो हाइड्रोहेलिक एसिड। अच्छा एक बात बताओ, अभी थोड़ा देर पहले मैंने बोला था फ्लोरीन नहीं ऐड कर सकते, बोला था ना? क्या आप आंसर बता सकते हो फ्लोरीन क्यों नहीं ऐड कर सकते? क्योंकि फ्लोरीन के पास कोई वेकेंट डी
है ही नहीं, फ्लोरीन कैन नेवर बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल, पहला कारण समझ में आया। फिर मैंने बोला था आयोडीन भी नहीं लेते हैं, बड़ा स्लो होता है I2, क्यों? क्योंकि कार्बन और आयोडीन के ये जो बॉन्ड होते हैं ना, एट द एंड बन तो एडजेसेंट ही रहा है ना, 1 2, अगर ये बन गया तो ये इतना अनस्टेबल होता है कि रूम टेम्परेचर पे ही ये टूट जाता है और फिर से I2 बन जाता है। तो इसकी रिवर्सिबिलिटी है, ये इतना वीक बॉन्ड है, दिस इज वेरी वीक, इसलिए तो आयोडीन कमजोर होने की वजह से नहीं कर पाता है, और फ्लोरीन तो इलेक्ट्रोफाइल ही नहीं है इसलिए नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ये दोनों बातें ध्यान देंगे आपको कि फ्लोरीन इलेक्ट्रोफाइल ही नहीं है इसलिए फ्लोरीन अटैक नहीं करता है। और बाकी रही बात आयोडीन का, तो आयोडीन के एडजेसेंट यानी वेसिनल डाइहैलाइड स्टेबल नहीं होते। आज के बाद कभी भी आपको किसी भी रिएक्शन में अगल बगल आई दिख जाए, तुरंत तोड़ के ये बना देना, C+C I2 निकाल देना वहां से, वेरी वीक, रूम टेम्परेचर पे ही टूट जाता है, इतना कमजोर होता है अगल बगल अगर आयोडीन है तो। ध्यान रहेगा सबको। चलिए जी, तो मैं बात कर रहा था आपको एडिशन ऑफ हाइड्रोहेलिक एसिड या फिर हाइड्रोजन हैलाइड। देखो इसमें HCl हो गया, HF हो गया, HBr हो गया, HI। अब आपको पता है भाई कि किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, विच इज मोर एसिडिक, बोलो। HF, HCl, HBr एंड HI में ज्यादा एसिडिक कौन है बेटा? है ना? अच्छा, आपको पता है हाइड्रोफ्लोरिक बहुत कमजोर है, इन सभी में सबसे कमजोर है, तो मोस्ट कॉमन एडिशन कौन सा होगा? HCl, HBr एंड HI। तो अगर मैं पूछूं रेट किसका फास्ट होगा, रिलेटिव रेट, रिलेटिव रेट किसका फास्ट होगा, रिलेटिव रेट किसका फास्ट होगा? तो आप बोलोगे एल्कीन के साथ, विथ एल्कीन किसका फास्ट होगा भाई? तो HI सबसे बेस्ट होगा, फॉलोड बाई HBr, फॉलोड बाई HCl। ये सो नो, बोलो। क्यों ऐसा? क्योंकि जितना अच्छा एसिड उतना जल्दी H प्लस आयन देगा, उतना जल्दी इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा, उतना फास्ट रिएक्शन होगा। तो आज देखते हैं। चलो अब आप इसका आंसर करो। आई एम सिंपली गोइंग टू HCl, HBr, डू इट एवरीवन। HCl, HBr, HI, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा मैं आपको दे रहा हूं कि CH3 C पे CH3 H एंड CH डबल बॉन्ड CH2 एंड HI, आपको मेजर प्रोडक्ट बनाने हैं, सभी में मेजर बताने हैं। अगर एक से ज्यादा बन रहा है तो वो भी बनाना है, मेजर जरूर बताना है। अगर एक से ज्यादा बन रहा है तो कौन सा मेजर प्रोडक्ट है, करो जल्दी करो।
कर लिया आप लोगों ने बेटा? हाँ बेटा कर लिया। अब देखो इसमें ध्यान देने वाली बात ये है, क्योंकि मैंने इसको कार्बोकेटायन में पढ़ाया है आपको, तो थोड़ा और जल्दी होना चाहिए। देखो इस बारी इलेक्ट्रोफाइल कौन है? इस बारी कौन है इलेक्ट्रोफाइल? क्योंकि एल्कीन तो इलेक्ट्रॉन रिच है, ये तो भाई न्यूक्लियोफाइल को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं इलेक्ट्रोफाइल को करेगा। इनमें इलेक्ट्रोफाइल कौन है? आंसर इज H+। यस और नो? तो ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा। जैसे ही देगा बताओ किधर प्लस डालूं? बीच में। ध्यान रखना हाइड्रोजन के साथ साइक्लिक इंटरमीडिएट नहीं बनता, सीधा इस जगह पहुंच जाता है और ट्रू कार्बोकेटायन बनता है। ट्रू कार्बोकेटायन बने तो एक पॉसिबल थ्रेट भी है, रीअरेंजमेंट भी हो सकता है। क्या आपने ध्यान दिया? अच्छा जी, क्या यहाँ रीअरेंज होके कहीं और जा सकता है? क्योंकि ये 2 डिग्री इधर गया तो 1 डिग्री इधर गया तो 1 डिग्री, तो यानी यहीं पे प्रोडक्ट बनेगा। अगला वाला क्या लगेगा? Cl- एंड वी विल गेट दैट। ओके, हमने किससे आंसर किया? बाय स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। बोलो CH3 CHCl एंड CH2H। यहां पे उसी तरीके से कितने लोग कह रहे हैं? Br आ जाएगा, और नीचे वाले में क्या आ जाएगा? आयोडीन आ जाएगा। अब हाथ उठाओ पहले, कितने लोगों का ये सही हुआ था? ये कर लिया था आप लोगों ने? अब मैं देखना चाहता हूं ये कितने लोगों का सही हुआ। कितने लोगों ने आयोडीन यहां लगा के बोला था कि यही मेजर है सर, बाकी तो मोह है, दिस इज मेजर। कितने लोगों ने किया था? तो वेरी गुड। मतलब ये लोग ऐसे हैं जिनको कम से कम रीअरेंजमेंट ध्यान है। ये माइनर प्रोडक्ट होगा, ये माइनर होगा, है ना? बड़ा इंटरेस्टिंग। मतलब सोचो, हम सोच रहे हैं यहाँ पाई बॉन्ड है, एक H लगेगा यहाँ पे आयोडीन, और वो आयोडीन उठ के यहाँ पे क्यों हुआ पता है? क्यों हुआ? क्योंकि जो पहला वाला कार्बोकेटायन था, जैसे ये देने के बाद कौन सा कार्बोकेटायन बनेगा? CH3 CCH3H एंड CH पे प्लस एंड CH2H। यस और नो? कितने लोग कह रहे हैं ये 2 डिग्री है, तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। ये रीअरेंज होकर के हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, और जैसे ही शिफ्ट हुआ H पूरा इलेक्ट्रॉन लेके यहां गया तो यहां प्लस आ जाएगा। भाई देखो, जिसको समझ में कम आ रहा हो मैं बोलूंगा कार्बोकेटायन दोबारा रिवाइज करो, इसलिए मैंने कल बोला भी था कि आप करोगे। एंड ऑफ कोर्स इसके आगे आपको पता है कि CH3 था, ठीक है? H को वहां से हटाते रहो। This is the carbocation, more stable, 3 डिग्री, more stable, yes or no? और यहीं पे आप I माइनस जोड़ दो तो आपका ये प्रोडक्ट बन जाएगा, जो मैं मेजर बता रहा था। आया समझ में? तो जहां कहीं ट्रू कार्बोकेटायन बन जाए वहां पे रीअरेंजमेंट का पॉसिबल थ्रेट आ जाएगा, एंड फिर हम देखेंगे कि रीअरेंज करके कहीं जाना है या नहीं जाना। और एक क्वेश्चन दूं क्या ऐसे ही?
अच्छा वाला क्वेश्चन दो, देखो आपका दिमाग कितना चलता है। कर लिया बेटा? आप लिखिए, इसमें इंपॉर्टेंट करके लिखना, इन द एडिशन ऑफ HCl, HBr and HI, true carbocation is formed. True carbocation is formed. So rearrangement may take place. Rearrangement may take place. ओके? rearrangement कब होता है? जब अगला बना हुआ कार्बोकेटाइन पिछले वाले से ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, ये कहानी सबको समझ में आ गई? और एक क्वेश्चन दूंगा बस आपको, जस्ट आपको थोड़ा सा, हाँ जैसा मैं बोल रहा हूँ बेटा, ये बात ध्यान रखना कि अगर आपको डिफिकल्टी हो रही है जरा सी भी, तो आप कार्बोकेटाइन को दोबारा अच्छे से करोगे, है ना? चलिए अब बताइए, HBr लगाएंगे तो क्या होगा? बनाइए बनाइए, पूरा रीअरेंजमेंट भी दिखाओ, मैं आके चेक करूंगा आप लोगों का ना। उसके बाद मैं आपको दे रहा हूं, मेजर माइनर सब बनाना है आपको ना, जो भी बन रहे हैं सारे बनाने हैं। तो बेसिकली जहां जहां इंटरमीडिएट में प्लस प्लस चार्ज आएगा, वहां वहां पे मैं क्या ऐड कर सकता हूँ? Br माइनस। उनमें जो सबसे स्टेबल होगा उसके साथ मेजर प्रोडक्ट बनेगा। द रूल इज वेरी सिंपल। चलिए मैं शुरू करता हूँ, स्टार्ट करूं? आपने फर्स्ट कर लिया कि नहीं? करो 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 बेटा, जल्दी करो। चलो बेटा, हो गया क्या? चलिए देखते हैं।
पहले ये बताओ HBr जब ऐड किए हो तो H यहाँ ऐड हुआ है प्लस यहाँ है, बोलो। अच्छा, जैसे ही पॉजिटिव यहाँ आया है प्लस MCH2H इधर आया है, ये सुनो कितने लोग करें अब करा सकते, क्या हाइड्रोजन कराऊं या अल्काइल ग्रुप कराऊं? देखना इस कार्बन पे हाइड्रोजन भी तो है। अरे बाबा तीन ही बॉन्ड बना ना, 1 2 3। क्या मैं H को उठा के यहां से यहां करूं या एल्काइल ग्रुप ये बॉन्ड तोड़ के करूं? आंसर है एल्काइल शिफ्ट। 1 2 एल्काइल। क्यों एल्काइल, ये सारी कहानी मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दी है। एल्काइल शिफ्ट, लेकिन फिर से एक बार दिमाग में बिठाता हूं, अगर आपने H किया तो यहाँ पे प्लस आएगा, 5 मेंबर्ड पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन से स्ट्रेन बढ़ जाएगा क्योंकि रिक्वायर्ड एंगल 120 हो जाएगा, एंगल है कितना 108, इसलिए ऐसा काम नहीं करेंगे। यूजुअली हम हाइड्रोजन ही करते हैं, यहाँ नहीं कर पाएंगे रिंग में, तो ये उठ के यहाँ जाएगा। तो अब देखो, अब नंबरिंग कर लो, 1 2 का बॉन्ड टूटा तो 2 पे प्लस 4, 3 4 5 एंड 6, 6 मेंबर्ड रिंग बनाओ, 1 एंड 2 एंड 3 4 5 एंड 6, किधर प्लस है बेटा 2 पे, यहाँ प्लस चार्ज, ये सुनो। अच्छा जी, 2 पे प्लस चार्ज है एंड 1 के साथ कौन जुड़ा है, CH3, तो 1 के साथ मैंने CH3, ये सुनो। तो पहला कार्बोकेटाइन ये, दूसरा कार्बोकेटाइन ये, कितने लोग करें फिर से 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा, दिख रहा है क्या? ये कितने लोग को दिखाई दिया कि शिफ्ट हो सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन अभी यहाँ है, फिर से ये उठ के इधर आ जाएगा, तो ये 3 डिग्री बन जाएगा, बोलो 3 डिग्री मोर स्टेबल। तो जो इसका मेजर प्रोडक्ट होगा वो कौन सा होगा, यहां भी यार, ये मेजर। माइनर में आप ये सब बना लो और ये भी बना लो, आप 5 मेंबर वाला भी तो बनाएंगे, ये सब बनेंगे, बट ये दोनों माइनर और ये मेजर। किसी का सही हुआ था? चलो बहुत बढ़िया। हाँ बनेगा, क्यों नहीं बनेगा। कार्बोकेटाइन जहां भी आ गए, पॉसिबिलिटी ऑफ अटैक है ना, अब कम है वो अलग बात है तो प्लस जहां जहां आएगा वहां वहां अटैक हो सकता है, सब बनेंगे, क्वांटिटी कम होगी लेकिन बनेंगे। ये कर लिया आप लोगों ने? स्टार्ट करें, बोलो। आइए चलिए दिखाता हूं। देखो जब भी H इस पे अटैक करेगा तो कितने लोग को दिखाई दे रहा है कि H यहां अटैक किया, यहां प्लस आया, आया ना। और यही कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा, क्यों स्टेबल होगा, लोन पेयर स्टेबलाइजेशन मिल रहा है यहां बगल में ही, ध्यान है क्या, ये डेटिव बॉन्ड बना लेगा, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल है। डू यू गाइस एग्री? तो चलिए फाइनली इसी जगह पे हम क्या लगाएंगे, Cl। कितने लोग का ये सही हुआ? देखो मैं बोल रहा था कि इंटरमीडिएट पढ़ के आना, मैंने कल ही क्लास में आपको बोला था कि पढ़ के आओ अच्छे से, नहीं सुनते हो तुम लोग बात, कान के अंदर घुसता ही नहीं है मेरा बात तुम्हारे। चलो कोई बात नहीं, अब आज जाके पढ़ोगे। कभी कभी क्या होता है, एक क्लास नहीं समझ में आनी चाहिए पूरी तरीके से, तब बेटर होता है, फिर इंसान थोड़ा जगता है। कर दे, आगे बढ़े। चलिए, तो ये तो था किसका, एडिशन ऑफ HCl HBr एंड HI। अच्छा, इसके बारे में बड़ी एक इंटरेस्टिंग कहानी लिखी हुई है किताब में, एनसीईआरटी में। ऐसा लिखा हुआ है कि एक साइंटिस्ट थे, आ, उनका नाम है मार्कोनिकोव। क्या नाम है? हाँ, तो उन्होंने ये एक, थोड़ा तुम ध्यान देना, टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइमलाइन, राइट। इन 1869 कब किया था उन्होंने, 1869, ये टाइम अगर तुम्हें ध्यान हो बेटा, तो इसमें ढंग से लोग एटम के बारे में भी उसका स्ट्रक्चर नहीं जानते थे।
एटॉमिक स्ट्रक्चर भी क्लियर नहीं था कि s ऑर्बिटल होते हैं, p ऑर्बिटल होते हैं, तब इन्होंने कई सारे एल्कीन पे अटैक करा करके एक पैटर्न ढूंढा था। एंड उस पैटर्न के हिसाब से तब मैकेनिज्म थोड़े पता था यार, ये मैकेनिज्म तो बहुत रीसेंट चीज है। जब लोगों को पता चला कि सी प्लस हो सकता है, माइग्रेशन, ये सब बहुत रीसेंट चीजें हैं, ये इतनी पुरानी नहीं है कि मतलब 1900 के पहले वाली कहानी। तो मार्कोनिकोव ने एक मतलब ऑब्जर्वेशन के हिसाब से उन्होंने देखा जहां एडिशन हो रहा है, फिर उन्होंने एक रूल बनाया। उन्होंने बोला कि जब भी आप अनसिमेट्रिकल कंपाउंड पे एडिशन कराते हो, HCl, HBr, HI या कोई भी सिमिलर स्पीसीज जिसमें एक प्लस और एक माइनस हो, तो जो नेगेटिव पार्ट है वो उधर जाके जुड़ता है जिस डबली बॉन्डेड कार्बन पे हाइड्रोजन कम होते। बताओ इस पे हाइड्रोजन कितने हैं? 2। इस पे हाइड्रोजन कितना है? तो नेगेटिवली Br माइनस किस पे जाके जुड़ेगा? ये उन्होंने रूल दिया जिसको हम मार्कोनिकोव रूल ऑफ एडिशन बोलते हैं। हेडिंग डालो, मार्कोनिकोव। वैसे अब के टाइम में इनकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अब तुम्हें पता है कार्बोकेटायन, लेकिन हाँ कई बार इतना इंपॉर्टेंट था ये पहले के टाइम पे कि इसको अभी भी बुक्स में स्पेस मिला हुआ है, क्योंकि अब कार्बोकेटायन जब हम पढ़ रहे हैं तो इसका जरूरत ही नहीं है कुछ भी, राइट? क्या हर केस में मार्कोनिकोव रूल ऑफ एडिशन फॉलो होगा? बिल्कुल नहीं। हर केस में क्या फॉलो होगा? कार्बोकेटायन मैकेनिज्म। तो ऐसे भी मॉलिक्यूल आपको मिल सकते हैं जहां पे वो एंटी मार्कोनिकोव रूल ऑफ एडिशन से मेजर प्रोडक्ट बन रहा हो। ठीक है, लिखो एज पर मार्क टाइमलाइन 1869, राइट? रशियन केमिस्ट इनको बोलते हैं, राइट? ये ऐसे वाले नाम उधर ही मिलते हैं। ठीक, लिखो मार्कोनिकोव रूल ऑफ एडिशन, लिखो while adding उन्होंने वर्ड यूज किया एडेंडम। क्या बोला उन्होंने? एडेंडम मतलब ऐसा स्पीसीज जो जुड़ने वाला है, जैसे HBr इज एन एडेंडम। ओके हाँ यही वर्ड है, मैं तुम्हें एनसीईआरटी की लाइन बता रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। चलो लिखो, लिखो, मैं पूरा एकदम लाइन बाय लाइन लिखवा दे रहा हूँ। लिखो, मैंने क्या लिखवाया? हाँ, while adding the negative part of the addendum, ADDENDUM, while adding the negative part of addendum, ADDENDUM, addendum ये, while adding the negative part of addendum gets attached to the carbon, which possess lesser number of hydrogen atoms, which possess lesser number of hydrogen atom. ओके, मतलब सिंपल लैंग्वेज में कि भाई डबली बॉन्डेड पार्ट में अगर आप कोई भी स्पीशीज ऐड करते हो जिसमें प्लस माइनस दोनों पार्ट हो, तो नेगेटिव पार्ट को उधर जोड़ना है डबली बॉन्डेड कार्बन पे जिसपे कम हाइड्रोजन। और क्यों जोड़ते हैं इसका रूल अब आपको समझ में आया ना, क्योंकि कार्बोकेटायन बनेगा यहां स्टेबल होगा इसलिए यहीं पे जुड़ता है। इज दैट क्लियर? एंड आई कैन मेक अ मॉलिक्यूल जहां पे इनका रूल इमीडिएटली गड़बड़ हो जाएगा। जैसे मान लो मुझे इस साइड में CH डबल बॉन्ड CH2 और इस साइड में मैं डाल दूं C डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड या नाइट्रो ग्रुप डाल दूं, तो कितने लोग करें ऐसे केस में? तो अगर आपने HBr लिया तो सर H इधर जुड़ते ही गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ये कार्बोकेटायन कभी नहीं बनता है। क्या आपको याद है लिस्ट ऑफ कार्बोकेटायन विच डू नॉट फॉर्म? बगल में C डबल बॉन्ड हो, क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं कर सकता, ऊपर से खींच रहा है, ये बनता ही नहीं है। इससे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? यहाँ पे प्लस आ जाए। तो यानी इस बार H यहां जोड़ के यहां प्लस डालो। तो क्या बोलोगे अगर कभी आ गया क्वेश्चन? तो ये जो आंसर आया है हमारे पास,
आप इसको बोल सकते हो ये मेजर प्रोडक्ट एंटी मार्कोनिकॉफ रूल ऑफ एडिशन को फॉलो किया। एंटी, बिल्कुल उन्होंने जो रूल बोला था उसका जस्ट अपोजिट। ठीक है, तो नेगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम इस बार किस जगह जुड़ गया? हाँ, जिधर डबली बॉन्डेड कार्बन में जिधर ज्यादा हाइड्रोजन थे वहां जुड़ गया। समझ में आया ना? तो ये बात ध्यान में रखना है। तो रूल को बस रूल की तरह से देखो, काम तो हमेशा तुम्हें कार्बोकेटाइन से करना है। ओके जी, अब देखो इनकी बातें जब भी हुई तो सब लोग ऐसे ही प्रोडक्ट बना रहे थे। फिर एक भाई साहब ने 1933, एक नहीं बल्कि दो साइंटिस्ट में नाम है, उनमें नाम है एमएस खराश एंड एफआर मायो, ये दो साइंटिस्ट का नाम है। एमएस खराश एंड एफ आर मायो, ये दो साइंटिस्ट का नाम है। इन्होंने एचबीआर का एडिशन फॉलो किया, थोड़ा सा अल्टरेशन करके। मतलब कि उन्होंने सारी कहानी वैसे ही रखी, बस एचबीआर को डायरेक्ट ना लेकर के उन्होंने इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड ले लिया। जैसे बेंजोइल पेरोक्साइड, ये पेरोक्साइड है ना, यहाँ पे बेंजीन डाल दो, आर ग्रुप की जगह पे कुछ भी डाल दो, सो दिस इज पेरोक्साइड। तो उन्होंने पेरोक्साइड के प्रेजेंस में एचबीआर को ऐड किया और उन्होंने देखा बड़ा स्ट्रेंज रिजल्ट। उन्होंने देखा कि भाई जो मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से जो Br माइनस है वो यहाँ जुड़ना चाहिए, इन्होंने देखा कि जो अभी प्रोडक्ट बन रहा है उसमें टर्मिनल ग्रुप पे जा करके ब्रोमीन जुड़ रहा है। तो इस पर्टिकुलर इफेक्ट को पेरोक्साइड इफेक्ट या खराश इफेक्ट भी बोलते हैं, और या फिर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल ऑफ एडिशन भी बोलते हैं, राइट। लेकिन उसके लिए क्या जरूरी है? ये सारा गेम खराब कर रहा है। अभी मैं मैकेनिज्म समझाऊंगा कि क्यों इसके डालने से क्या तकलीफ हो जाती है। पूरा मैकेनिज्म ही बदल जाता है, सिर्फ ये ऐड करने से इतनी कहानी बदल जाती है। ठीक है, तो हेडिंग डालोगे क्या? खराश इफेक्ट, KHARAS, खराश इफेक्ट और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल ऑफ एडिशन और पेरोक्साइड इफेक्ट। खराश, सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, खराश इफेक्ट और पेरोक्साइड इफेक्ट, या फिर इसी को एंटी मार्कोनिकॉफ रूल ऑफ एडिशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो लिखो, व्हेन unsymmetrical alkene is treated with HBr, when unsymmetrical alkene is treated with HBr, unsymmetrical alkene is treated with HBr in the presence of peroxide, in the presence of peroxide, the bromine is attached to that doubly bonded carbon which have more hydrogen. Bromine is attached to that doubly bonded carbon which have more hydrogen. This is contrary to Markovnikov's rule of addition. Contrary मतलब अपोजिट होता है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं रे, कॉन्ट्रे, CONTRAY होता है या EY ऐसे, कॉन्ट्रे। हाँ हाँ, कॉन्ट्रैक्ट, अरे लिख लो, जैसे ये वर्ड है प्रॉपर। हाँ, कॉन्ट्रे, REY, कॉन्ट्रे, कॉन्ट्रे। ठीक है, अपोजिट टू, अरे कुछ भी वर्ड लिख लो यार। हाँ, मार्कोनिकोव रूल ऑफ एडिशन, that's why it is also termed as anti-Markovnikov. That's why it is also termed as, this reaction follows anti-Markovnikov rule of addition. This reaction follows
एंटी मार्कोनिकॉफ रूल ऑफ एडिशन, और इसी को क्या बोलते हैं, खराश इफेक्ट। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऑब्जर्व किया था इस चीज को। एंड इनमें टाइमलाइन देखोगे तो बहुत ज्यादा गैप, 1933 और मार्कोनिकॉफ रूल कब आया था, तो बहुत पहले आया था इससे, ठीक है। इतना बड़ा गैप है, इतने सालों की मेहनत लोग कितना देखो रिकॉग्नाइज करते हैं। फिर ये खैर, अब क्या ये क्या ब्लंडर हुआ भाई यहाँ पे, ये ऐसा क्यों होने लगा? तो पॉसिबली कोई ना कोई गड़बड़ी आ रही है। आई जस्ट वांट यू टू थिंक अबाउट इट। अगर, क्योंकि आपके पास इतना मैंने इंटरमीडिएट सब पढ़ाया है कि आप सोच सकते हो। अभी जस्ट 30 सेकंड का टाइम दूंगा, सोच सकते हो तो बताओ, और नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। सोचो कि कैसे हुआ होगा। प्रतुल, तूने कुछ बोला, बता क्या बोला। बोलना, सही बोल रहा था, तूने सही बोला था बिल्कुल। एग्जैक्टली exactly. ये पेरोक्साइड यहाँ प्रेजेंट है, और मैंने बोला था कि पेरोक्साइड कभी भी आ जाए तो दिमाग में क्या लेके आओ एक बारी, रेडिकल। तो एग्जैक्टली exactly ये रेडिकल मैकेनिज्म होता है। इस आर को मैं पहले ऐसे कर लूंगा, बिकॉज दिस रिएक्शन डू नॉट फर्निश H प्लस आयन एंड Br माइनस, इसमें Br डॉट एंड H डॉट आता है। अब वो कैसे होता है, वो सारा कमाल इस पेरोक्साइड का। ये मैं ले रहा हूं बेंजोइल पेरोक्साइड, इसका नाम क्या है, बेंजोइल पेरोक्साइड। मैंने आर ग्रुप को इससे रिप्लेस कर दिया, बेंजोइल पेरोक्साइड। तो ये पेरोक्साइड जब भी आप लेते हो, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे भी लाइट के रेडिएशन से, एच न्यू से ये टूट जाता है, और टूटने के बाद क्या बनेगा, ये पेरोक्साइड बॉन्ड टूट के क्या बनेगा भाई, होमोलाइसिस हो जाएगा ना, लाइट के प्रेजेंस में होमोलाइसिस। तो ये क्या बन जाएगा, सी डबल बॉन्ड ओ डॉट। अब बताओ, जैसे ही मैंने ये किया, कितने लोग कहेंगे सर अब तो ज्यादा तकलीफ हो गई, क्योंकि ऑक्सीजन तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, उस पे आपने 7 इलेक्ट्रॉन डाल दिया, ये तो बहुत गलत बात है। तो ये तुरंत क्या करेगा, आपने देखा क्या इस रेडिकल को, आपने देखा है कार्बोक्सिलेट से हमने ये रेडिकल और भी जगह बनाया था, कितने लोग को याद है? और भी एक जगह ये रेडिकल बना हुआ है, किसमें, कोल्स इलेक्ट्रोलाइसिस। और वहां पे आपको ध्यान है, ये तुरंत पीछे आता है और यहां से ये तोड़ करके निकल जाएगा। तो इट इज गोइंग टू गिव यू अ फिनाइल रेडिकल एंड CO2 बाहर निकल जाएगा। और यही इनिशिएशन का काम करता है, रेडिकल बन गया ना, और यही रेडिकल अब क्या करेगा, दिस रेडिकल इज गोइंग टू कोलाइड विथ CH2 डबल बॉन्ड CH3। अब बताओ, रेडिकल अगर इस पे अटैक करेगा तो कहां बनना चाहिए, स्टेबल बॉन्ड कहां बनना चाहिए, बोलो, स्टेबल बॉन्ड किधर बनना चाहिए, अरे रेडिकल किधर बनना चाहिए, बीच में। अच्छा, अब एक चीज और, अभी कहोगे सर इसके साथ भी टकरा सकता है, चलो वो भी समझ में है। अच्छा, अभी हमारे पास HBr भी तो है सॉल्यूशन। अब बताओ किस जगह पे ये अटैक करे कि ज्यादा बेटर हो, H का बॉन्ड Br के साथ कमजोर होगा कि कार्बन के साथ कमजोर होगा, या कार्बन का पाई कमजोर होगा? आंसर इज, ब्रोमीन का साइज काफी बड़ा होता है, इस वजह से ये बॉन्ड एनर्जी बहुत कम होती है। जब बॉन्ड एनर्जी कम होगी तो इसका अटैक यहां होगा, और जैसे ही इस जगह अटैक करेगा, यहां से क्या क्रिएट होगा, Br रेडिकल। समझ में आया ना? तो कहने का मतलब ये है कि ये जो फिनाइल रेडिकल क्रिएट हुआ है, दिस इज गोइंग टू रिएक्ट विद HBr एंड इट इज गोइंग टू फॉर्म नॉर्मल बेंजीन, एंड Br रेडिकल क्रिएट हो गया। अब बताओ, अब ये जो Br रेडिकल है, अब तुम्हारे पास एल्कीन ये पड़ा हुआ है, बताओ अगर ये Br रेडिकल आएगा तो किधर अटैक करे, किनारे या बीच में? अगर बीच में किया तो किनारे डॉट आएगा, यहां किया तो बीच में डॉट आएगा, किधर करे? इसलिए देखो किनारे में Br लग रहा है। समझ में आया ना? फर्स्ट अटैकिंग स्पीशीज यहाँ Br डॉट है, ये बात दिमाग में रखना। अटैकिंग स्पीशीज किस पे, एल्कीन पे। अब एक बार ये रेडिकल बन गया तो आपको याद है चेन रिएक्शन, ये किस पे रिएक्ट करेगा, HBr पे। अरे बोलो, तो नेक्स्ट रिएक्शन विल बी CH2Br and CH dot and CH2, sorry, CH3
will react on HBr neutral species and it will form CH2Br, बीच में H and CH3 and H। फिर कितने लोग कह रहे हैं इस रिएक्शन में Br डॉट रिक्रिएट हो जाएगा। मैं इसको ऊपर लिख लेता हूं थोड़ा बढ़िया से, यहां तक लिखा था ना, इसके आगे मैं यहां लिख देता हूं कि ये जो रिएक्शन करने के बाद CH2Br क्रिएट हुआ है and CH dot and CH3, this will react again with unreacted HBr and you are going to get CH2Br and CH and H and CH3 और साथ में क्या क्रिएट हो जाएगा Br डॉट। और एक बार Br डॉट क्रिएट हो गया तो फिर कितने लोग कह रहे हैं, फिर वही कहानी, Br डॉट फिर इस पे अटैक करेगा, फिर ये पूरा चेन चलता रहेगा। तो ये प्रोपगेशन स्टेप है, इसके बाद का स्टेप यहाँ है, ठीक है ना। मतलब इस पूरे रिएक्शन में ये इनिशिएशन स्टेप था, ये इनिशिएशन, और यहां से लेके यहां तक चेन क्या है, प्रोपगेशन, चेन प्रोपगेशन। समझ में आया? बिल्कुल ही अलग चला गया ये रिएक्शन, बिल्कुल ही अलग चला गया। अच्छा, और एक इंटरेस्टिंग बात आपने इसमें ऑब्जर्व किया क्या? इंटरेस्टिंग बात यह है कि रेडिकल अलाइलिक हाइड्रोजन भी तो निकाल सकता था, अरे बोलो, लेकिन इसने पाई पे अटैक किया। यही इसका सबसे खास बात है। ऐसे रिएक्शन और नहीं मिलेंगे जिसमें अलाइलिक हाइड्रोजन होते हुए भी तोड़ना किसको पड़ जाए, पाई बॉन्ड। ऐसे रिएक्शन और नहीं है। तो इट इज वन ऑफ वेरी रेयर रिएक्शन जहां पे इस तरह का चीज देखने को मिलता है, ठीक है। वरना आपको याद है एनबीएस में हम कौन सा तोड़ते थे, अलाइलिक एंड बेंजाइलिक, क्योंकि वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होते। तो यहां कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड नहीं, बल्कि कार्बन कार्बन का पाई बॉन्ड ही टूट जाता है। ओके, कार्बन कार्बन का पाई बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड से भी कमजोर है। तो जनरली अगर कम एनर्जी वाला रेडिकल, देखो यहाँ पे मैंने कोई लाइट से एक्सपोजर नहीं दिया है ना, HNU वगैरह, अल्ट्रावायलेट, तो जब कम एनर्जी वाला मैं चीज दे रहा हूं तो वो कम एनर्जी वाला ही रेडिकल क्रिएट हो रहा है, तो सबसे सिलेक्टिव बॉन्ड को तोड़ने की कोशिश करेगा। ये ध्यान रखना है आपको, इसको अच्छे से नोट कर लेना। ये इसकी मैकेनिज्म की कहानी थी। नोट कर लिया सबने? चलिए बच्चों, अगला लिखिए, एडिशन ऑफ concentrated H2SO4, एडिशन ऑफ concentrated H2SO4। अच्छा, एक मिनट लिख लिया ना आप लोगों ने? हाँ, अच्छी बात है। नहीं, आगे कंटिन्यू करना है उसी को, बस कुछ और पॉइंट है इसके अंदर, थोड़ा सा मुझे बताना था। ध्यान से देखो, ये पर्टिकुलर रिएक्शन जिसमें HBr ले रहे हैं, तो
ब्रोमीन साइड की तरफ ऐड हो जा रहा है। ये बात ध्यान रखना, ये पेरोक्साइड इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ HBr में मिलता है। इट इज नॉट ऑब्जर्व विथ HFHCl और HI में भी नहीं मिलता है। अब आप सोचो क्या रीजन हो सकता है, HFNHCl में क्यों नहीं हो सकता है? कारण ये है कि HFNHCl का बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है, तो ये रेडिकल उस बॉन्ड को नहीं तोड़ पाता है। ठीक है, और जब तक BrCl डॉट एंड F डॉट प्रोड्यूस नहीं होगा, रिएक्शन कैसे होगा? तो HFHCl इसलिए नहीं है, और HI तो कमजोर होता है। वहां टूटते ही जो I डॉट होता है ना, वो आपस में ही कंबाइन करना प्रेफर करता है। एज आई टोल्ड यू कि आयोडीन कार्बन के बॉन्ड बहुत कमजोर होते हैं, तो इसलिए आयोडीनेशन नहीं होता है। तो बस एक लाइन कहीं पे अगर जगह बची हो तो वहां लिख दो कि एकदम इंपॉर्टेंट है ये, दिस रिएक्शन इज ओनली ऑब्जर्व विथ HBr। HCl, HF एंड HI में से कोई और ये रिएक्शन नहीं देगा। ओनली ऑब्जर्व, दिस रिएक्शन इज ओनली ऑब्जर्व विथ HBr। क्या हुआ? दिस रिएक्शन इज ओनली ऑब्जर्व विथ HBr। HCl, HF and HI will not give this reaction. Is that clear? ठीक है जी, चलिए अब अगला लिखिए, कौन सा मैंने बताया था आपको? हाँ जी, एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। चलो बेटा देखो, देखो सल्फ्यूरिक एसिड, बस ये सब पॉइंट्स के फॉर्म में लिखना है क्योंकि इसमें कोई दम नहीं है। ये बताओ H2SO4 लोगे तो बताओ मुझे इसका पॉजिटिव पार्ट कौन सा आएगा? H प्लस। नेगेटिव पार्ट कौन सा आएगा? मतलब इसको ऐसे हम तोड़ के देख सकते हैं ना, बस बात खत्म है यार। प्लस यहां डालोगे कार्बोकेटाइन यहां स्टेबल, तो क्या बन जाएगा? हाँ ये बन जाता है, राइट इट डाउन। बस ये लिख के रिएक्शन लिख लेना, राइट इट डाउन। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, इस प्रोडक्ट का नाम क्या होगा बताओ? ये अल्काइल ग्रुप है और ये हाइड्रोजन सल्फेट है, तो इसका नाम होगा एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। हाँ जी, इथाइल इस वजह से नाम हो सकता है, अगर दो रहते तो इथाइल होता, यहां ये प्रोपाइल है, इसलिए मैंने जनरली एल्काइल लिख दिया। इसको एल्काइल लिख दिया कंसिडरिंग कि हमारे पास ग्रुप कौन सा है, जैसा ग्रुप उसके हिसाब से नाम। अब अलग अलग एल्कीन लेंगे तो अलग अलग नाम पड़ते हैं, तो एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट बनाएगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट रिएक्शन इज एडिशन ऑफ वाटर। चलो अब देखते हैं अब तुम लोग क्या करते हो। ठीक है, बताइए अगर इसको पानी में डालूं तो क्या होगा? H प्लस एंड बिल्कुल कोई रिएक्शन नहीं होगा। क्यों? क्यों? क्योंकि H2O कोई एसिड नहीं है और इससे आने वाला H प्लस आयन एंड OH माइनस 10 के पावर -7 यार, नेग्लिजिबल प्योर वाटर में, नो रिएक्शन विल टेक प्लेस। दूसरा चीज, ये नॉन पोलर और ये पोलर प्रोडक्ट डिसॉल्व ही नहीं होंगे। अरे बोलो, फिर क्या करें? फिर बोलते हैं अगर आप इस रिएक्शन को कैटेलाइज करना चाहते हो तो पहले इसको लड़ने लायक बनाओ, और उसके लिए क्या करना पड़ता है? इसमें एसिडिक मीडियम क्रिएट करो। तो अगर इसी चीज को आप रिएक्ट कराना चाह रहे हो तो आपको H2SO4 के साथ पानी लेना पड़ेगा, और H2SO4 को हम क्या बोलते हैं? डाइल्यूट प्लस वाटर अगर ले लिया तो डाइल्यूट H2SO4, या इसी को ऐसा लिखा रहेगा H प्लस एंड वाटर। मेरी बात समझ रहे हो ना? ध्यान देना, यहां H2SO4 ही लिखा रहेगा, डाइल्यूट HCl क्यों नहीं लिखा रहेगा? क्योंकि क्लोराइड आयन खुद में अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है, सल्फेट अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं। इसलिए जब हम यहां रिएक्शन करा रहे थे, जब सल्फेट को मुझे जोड़ना था तो मैंने इंश्योर किया कि इसमें पानी ना हो, इसलिए मैंने कॉन्सेंट्रेटेड लिया ताकि और कोई ऑप्शन ही ना हो नेगेटिव का। जैसे ही ऑप्शन क्रिएट होगा
सल्फेट आयन से बेटर सारे न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है। सल्फेट तो बिल्कुल भी न्यूक्लियोफिलिक नहीं होता, कोई नहीं है तो बस सपोर्ट करने के लिए आ जाएगा, अदरवाइज वो न्यूक्लियोफिलिक नहीं है। बोलो समझ में आ रहा है? तो ठीक है जी, डाइल्यूट H2SO4 लेंगे तो इसका सबसे पहला काम क्या होगा, H प्लस डालने का, एंड दूसरा वाटर से OH चला जाएगा। तो लिखो, इफ एल्कीन इज डायरेक्टली ट्रीटेड विथ वाटर नो रिएक्शन अकर्स, but if little bit of H2SO4 is added, alkene converts into alcohol. Alkene converts into alcohol. Alkene converts into alcohol. Alkene converts into, बोलिए, अल्कोहल। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई? अच्छी बात। ठीक है, नोट कर लेना, सल्फेट आयन इज अ पुअर न्यूक्लियोफाइल, इसलिए वो ऐड नहीं हो रहा, वरना आपको कंफ्यूजन होगा कि ऊपर तो ये ऐड कर दिया, नीचे कुछ और ऐड कर रहे हो। मैकेनिज्म देखें, क्या क्या हो रहा होगा यार, कुछ खास नहीं, बस यही CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 H प्लस लेके पहले क्या बन रहा होगा, केटायन, एंड ये जो कार्बोकेटायन है इस पे कौन ऐड हो रहा होगा बेटा, वाटर का न्यूक्लियोफाइल जाकर के अटैक कर रहा होगा। अब वाटर का न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो क्या बनेगा, ये CH3 और ये प्लस इसका गायब होकर इसी जगह पे क्या आ जाएगा, OHH पॉजिटिव, एंड OHH पॉजिटिव को दूसरा कोई वाटर मॉलिक्यूल एक H प्लस निकाल लेगा और बन गया अल्कोहल, बन गया। अच्छा, ये अल्कोहल टर्मिनल है या बीच वाला है, टर्मिनल अल्कोहल है या मिडिल वाला अल्कोहल है? देखो ना, टर्मिनल का मतलब होता है किनारे लगना, क्या ये किनारे लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है। अब बड़ा टेंशन है यार, किनारे OH लगाना हो तो क्या करें, अगर किनारे OH लगाना हो तो क्या करें, क्या हमारे पास कोई तरीका है, और कोई तरीका है, सोचते हैं एक बार, कोई तरीका है? अभी तक तो कुछ नजर नहीं आ रहा है अभी तक, क्योंकि जब भी कार्बोकेटायन बनेगा बीच में बनेगा, वही स्टेबल होगा, यस और नो। एक तरीका है, बड़ा फेमस है, उसका नाम है HBO, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं उसको, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ये पहले रखा हुआ था एनसीईआरटी में, भी हटा ही दिया इसको, रिएक्शन को हटा दिया, पता नहीं क्यों, बहुत इंपॉर्टेंट है जबकि ये मतलब। अच्छा, इसको उठा के कहां रख दिया है, क्लास 12 के अल्कोहल टॉपिक में, क्योंकि वहां बन तो अल्कोहल ही रहा है ना, देखो क्या बन रहा है, अल्कोहल। तो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में उन्होंने यूज कर लिया है कि अगर टर्मिनल कराना हो तो HBO कराओ, अगर नॉर्मल कराना हो तो ये मैं बस आपको यहां लिखवा दूंगा, करेंगे डिस्कशन इसका बाद में ही, ठीक है? तो नोट करके लिखो, ही यहां तक नोट कर लिया ना? नोट करके लिखो, फॉर प्रिपेयरिंग टर्मिनल, फॉर प्रिपेयरिंग टर्मिनल अल्कोहल HBO रिएक्शन विल बी यूज्ड। HBO का मतलब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, और इसका सीक्वेंस क्या होता है, इसका सीक्वेंस होता है, पहले आप B2H6 को जोड़ो THF के साथ और फिर इसको ऑक्सीडाइज कर दो H2O2 एंड OH माइनस के प्रेजेंस में, तो ये जो फाइनल अल्कोहल देगा ये टर्मिनल साइड में देगा, किनारे की तरफ। ये रिएजेंट याद रखना, या तो HBO लिखा हो तो उसका मतलब ही ये दोनों एक एक के बाद एक लिए गए, पहले इसको जोड़ा है फिर इसको, इसके रिएक्शन को अभी नहीं करना है हमें, अल्कोहल के टॉपिक में करेंगे। हाँ, चेन एडिशन होता है, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ इसको अभी नहीं करेंगे,
हम लोग कब करेंगे? अल्कोहल यानी क्लास 12 में। बस लेकिन ध्यान तो रहना चाहिए कि अल्कोहल अगर मिडिल में लेके जाना है तो क्या करें, साइड में लेके जाना है तो। अरे क्या मेरी बात समझ, पूरी बात समझ में? वेरी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। टीएचएफ कितने लोग को याद है? टेट्राहाइड्रोफ्यूरन, याद है ना? टीएचएफ इज, तुम लोग तो यार बहुत टैलेंटेड होते जा रहे हो ऑर्गेनिक में। थोड़ा सा बस वो पीछे लापरवाही जो की है उसको फिक्स कर लो। चैंपियंस यार, ये गाइस आर चैंपियंस। हाँ टीएचएफ, अच्छा इधर इधर ध्यान, इधर 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 कर लिया इसको। टीएचएफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरन, नोटेड। अच्छा इसमें ना बड़े खतरनाक खतरनाक नाम है। एक और नाम है जो, जैसे मैंने बोला मैकेनिज्म हम लोग बात में, उसका नाम है ओएमडीएम। ओएमडीएम, ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। क्या नाम है इसका? ओएमडीएम, ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। हालांकि ये अभी भी आप कर सकते हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें जो जो सबसे पहला काम करते हैं वो लेते हैं एच जी ओ ए सी का होल ट्वाइस। कितने लोगों को पता है एसी का मतलब क्या होता है? एसिटाइल ग्रुप, CH3 C डबल बॉन्ड हो, है ना? हाँ असाइल दोनों ही होता है इसका मतलब। असाइल इज अ फैमिली नेम बताया था मैंने, ठीक है? तो यहाँ उसका सबसे छोटा मेंबर, तो ये लेकर के वाटर के साथ रखते हैं एंड फिर हम ले लेते हैं NaBH4। तो ये OM का पार्ट है, ये मरकरी ऐड कराता है और ये मरकरी को रिमूव करता है, इसलिए नाम पड़ा है OMDM, ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। इससे भी बनता है अल्कोहल, लेकिन ये बीच में ही बनाता है। इसमें मतलब इसमें और हमारा नॉर्मल डायरेक्ट एडिशन में कोई फर्क नहीं। हाँ एक चीज का बस डिफरेंस आता है कि इंटरमीडिएट इसमें ट्रू कार्बोकेटायन बनता है, इसमें ट्रू कार्बोकेटायन नहीं बनता है। मैं यहाँ पे आपको रिएक्शन बिल्कुल लिख भी देता हूँ, मैकेनिज्म इसका कैसे होता है। पूरा नाम लिख लेना, ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। डी बेटा, जैसे डिहाइड्रेशन होता है, डीमर्क्यूरेशन है ये। टर्मिनल नहीं है, मैं बोल तो रहा हूं कि टर्मिनल नहीं बनता। टर्मिनल का हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका है, HBO, और कोई तरीका ही नहीं। टर्मिनल साइड जाना है तो HBO के अलावा कोई तरीका नहीं है हमारे पास। हाँ अच्छा एक बात बताओ, सुनो इधर ध्यान से, स्टॉप राइटिंग, यहां पहले फोकस करो। ये बताओ इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा? Hg, एब्सोल्युटली करेक्ट, मर्करी होगा। तो Hg जब भी आएगा +2 के फॉर्म में, तो उसमें से मैं OAC माइनस एक बाहर निकाल दे रहा हूं और दूसरा OAC को अटैच करके ऐसे रख रहा हूं, ये +1 चार्ज। ऐसे तो टोटल +2 होता है इसके ऊपर। अरे एक इसके साथ न्यूट्रलाइज हो गया है, बस इतना समझ। पूरा लिखना है तो तुम्हारी मर्जी है, तुम ऐसे भी कर सकते हो +2। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन देगा, तो जो इसका इंटरमीडिएट बनता है वो साइक्लिक फॉर्म कंटेनिंग मर्करी Hg+, ये बनता है। एंड दैट्स व्हाई रीअरेंजमेंट डज नॉट अकर हियर। जैसे ब्रोमीन वाले पार्ट में क्या होता था, Br बीच में, इसलिए यहां रीअरेंजमेंट नहीं होता। रीअरेंजमेंट तो नहीं होता है, लेकिन जब भी वाटर अटैक करेगा वो तो बीच में ही अटैक करेगा ना, जिसपे सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी। इसलिए अल्कोहल यहां बीच वाला ही बनता है। और बाद में ये जो Hg आपके पास था, इसको रिमूव करने के लिए NaBH4 यूज किया जाता है। इसलिए इस स्टेप को बोलते हैं डीमर्क्यूरेशन। यहां से मरकरी को हटा दिया जाता है, रिड्यूस करके हटा दिया जाता है। और पहला वाला मेथड क्या था? ऑक्सी मर्क्यूरेशन, जिसपे OH एंड Hg दोनों जुड़े हुए हैं। ऑक्सी मर्क्यूरेशन, ऑक्सी मर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन, ये दोनों का कंबाइंड चीज है। ये दो अलग अलग सेट ऑफ रिएक्शन है, पहले ये कराते हैं फिर ये कराते हैं, इसलिए 1 इसको लिखा है, 2 इसको लिखा है। प्रोडक्ट यही है।
बस एक जगह से डिफर करते हैं ये कि पहला अटैकिंग स्पीसीज Hg होता है जो कि साइक्लिक बनाता है, इसलिए यहां रीअरेंजमेंट नहीं होने देता है। समझ गए ना? क्योंकि हम नॉर्मली क्या कराते हैं, अगर हम रीअरेंजमेंट कराने के चक्कर में पड़ गए तो प्रोडक्ट आपको दिखाया था मैंने कि अगर आप रीअरेंजमेंट होने दोगे तो HBr कैसे या HI कैसे जिस जगह पे डबल बॉन्ड है उसके अलावा भी जाके जुड़ जाता है कहीं पे, तो वो हमने ऑलरेडी देख लिया है। तो यहाँ ऐसा प्रॉब्लम नहीं आने देगा, रीअरेंजमेंट नहीं होने देगा। ठीक है, दैट इज द ओनली एडवांटेज दैट दिस हैव। बाकी बनने वाला तो OH बीच में ही है। और इस प्रोसेस में जब हम H2SO4 यूज कर रहे हैं तो यहाँ रीअरेंजमेंट बिल्कुल पॉसिबल है क्योंकि यहाँ ट्रू कार्बोकेटायन बनता है। डिड यू गेट माय पॉइंट? तो ये तो थे रिएक्शंस जो कि कौन सी कैटेगरी में आते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक। बोलो भाई। हाँ जी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ, बोलिए, एल्कीन। अब देखो दो और रिएक्शन बचे हैं, एक है ऑक्सीडेशन एंड दूसरा है डील्स-हल्ड रिएक्शन। ओके, अगेन वो सब एनसीईआरटी में नहीं दिया तो वो मैं अभी पढ़ाऊंगा क्योंकि हम लोग टारगेट एनसीईआरटी नहीं, बोर्ड नहीं कर रहे हैं, हमारा टारगेट जेईई मेन एंड एडवांस है, उसको ध्यान में रख करके हम लोग पढ़ेंगे। तो अगला हेडिंग डालिए आप। एक सेकंड करना है, ठीक है। बिल्कुल बात नहीं बेटा, बिल्कुल बात नहीं। ऑल राइट एवरीवन, तो ये सारे रिएक्शन आपके एल्कीन के इलेक्ट्रोफिलिक थे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन से रिलेटेड, जिनमें एक बीच में मैंने आपको खराश इफेक्ट पढ़ाया जिसमें वो रेडिकल एडिशन था, वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन नहीं था क्योंकि इसमें डॉट ऐड हो रहे थे। ठीक है, चलिए अब हेडिंग डालिए आप लोग, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। अब अच्छे से ना ये ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन देखो, पहले इसका ना एक मैप क्रिएट कर लेते हैं रोड मैप टाइप में, एंड फिर एक एक करके एग्जीक्यूट करेंगे। देखो एल्कीन में आपको पता है कि C डबल बॉन्ड C है, मतलब उसमें एक सिग्मा है और एक पाई है। तो भाई आखिर ऑक्सीडाइज करना चाह रहे हो तो बॉन्ड तोड़ करके कोई हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम लगाओगे ताकि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़े, यही मतलब होता है ना ऑक्सीडेशन का। तो अगर मैं उसको बॉन्ड को तोड़ना चाह रहा हूं तो कौन सा बॉन्ड तोड़ रहा हूं उसके हिसाब से दो कैटेगरी के इसमें ऑक्सीडेशन है। एक ऐसा ऑक्सीडेशन है जिसमें पाई बॉन्ड ब्रेक डाउन होता है, और एक ऐसा है जिसमें सिग्मा प्लस पाई बोथ ब्रेक डाउन। पाई बॉन्ड, ओनली पाई बॉन्ड ब्रेक डाउन टेक्स प्लेस एंड सिग्मा एंड पाई दोनों। तो नेचुरल सी बात है ये किसके प्रेजेंस में होगा, इनमें बहुत सारे छोटे छोटे नाम है। सबसे पहला नाम है बेयर्स रिएजेंट, BAEYER, बेयर्स रिएजेंट। किसी को नाम पता है? हाँ, पूरा नाम है इसका कोल्ड एल्केलाइन डाइल्यूट KMnO4। हाँ जी, कोल्ड एल्कलाइन डाइल्यूट बोलने का मतलब अंडरस्टूड है, बाय डिफॉल्ट है, वैसे एक्वस लिख लो कोई दिक्कत नहीं। ये बेयर्स रिएजेंट है। जैसे मैंने आपको बताया C डबल बॉन्ड C को पता करने अगर है तो हमारे पास ब्रोमीन वाटर का टेस्ट है, ये दूसरा टेस्ट है। दिस इज ऑल्सो यूज्ड एज टेस्टिंग ऑफ डबल बॉन्ड कि हमारे पास है क्या C डबल बॉन्ड C, उसमें ये काम करता है। KMnO4 का कलर सबको पता है ना? हाँ, तो ये डीकलराइज हो जाता है यूजिंग एल्कीन। अच्छा, इसी तरह का एक और नाम है, ध्यान से सुनोगे, OSO4। OSO4 जैसे KMnO4 है, OSO4 इन द प्रेजेंस ऑफ OH माइनस, अगेन कोल्ड एंड डाइल्यूट। नंबर 3 पे इसमें रिएक्शन आता है इपॉक्सीडेशन।
followed by hydrolysis. Epoxidation followed by hydrolysis. ये 1 2 इसलिए लिखा है ताकि आपको समझ में पहले क्या होगा बाद में क्या होगा। तो ये 3 रिएक्शन है जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या कंज्यूम होता है बेटा, पाई बॉन्ड। और इसका जो रिएजेंट होता है वो होता है RCO3। देखो नाम से क्या है, इपॉक्साइड बनाएगा, तो पर एसिड लेते हैं, देखो पेरोक्साइड है, ये पर एसिड। एंड हाइड्रोलिसिस का मतलब आप H+ वाटर ले लो या OH- वाटर ले लो, एक ही बात है, ये हाइड्रोलिसिस है। एसिड और बेस कैटलाइज कुछ भी हो सकता है। सिग्मा एंड पाई दोनों को जब तोड़ने की बात आएगी तो इसमें सबसे ऊपर नाम आता है ओजोनोलिसिस। अब ये दो तरह का होता है, रिडक्टिव एंड ऑक्सीडेटिव। इसलिए मैंने बोला पहले मैप बना लो, रिएक्शंस तो करेंगे बट इसको देख करके वो सारी चीजें दिमाग में अपने आप ही आ जानी चाहिए। भी तो करेंगे हम रिएक्शन, ऑक्सीडेटिव एंड रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। और इसके बाद आता है KMNO4 इन H+, देख रहे हो। अब एसिडिक मीडियम में ले लिया मैंने, कोल्ड एंड डाइल्यूट नहीं बोला, इट इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एंड सिमिलर रोल आप कह सकते हो K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ H+ आयन। तो मैंने एक लिख दिया है तो बाकी अंडरस्टूड है। इज दैट क्लियर? तो इतने पार्ट हमें पढ़ने हैं ऑक्सीडेशन में। आ जाओ एक एक करके हम एग्जीक्यूट करते हैं। पहला लिखो बेयर्स रिएजेंट, बना लिया रोड मैप, जल्दी बनाइए। चलो बड़ी एक एक लिखते हैं हम लोग। बेयर्स रिएजेंट का यूज लिखते हैं, लिखो इट इज यूज फॉर द टेस्टिंग ऑफ डबल बॉन्ड लाइक ब्रोमीन वाटर। It is used for the testing of double bond like bromine water. The purple color of KMNO4 is decolorized. The purple color of KMNO4 is decolorized by alkene and alkyne. By alkene and alkyne. क्या प्रोडक्ट बनाता है बेटा ये? चलिए समझते हैं। ये प्रोडक्ट बनाता है KMNO4 कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन KMNO4 लोगे तो ये जो प्रोडक्ट बनाता है वो डाइऑल प्रोड्यूस करता है। क्या बनाता है? हाँ जी, सिग्मा बॉन्ड मैंने तोड़ा, सॉरी पाई मैंने तोड़ा और उसके जगह पे OH OH, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिलेशन। जैसे हाइड्रोजिनेशन का मतलब HH जोड़ना, हाइड्रोक्सिलेशन का मतलब क्या हुआ? OH OH को जोड़ना। ओके, सो दिस इज नोन एज हाइड्रोक्सिलेशन। This is known as hydroxylation and it follows syn mechanism, same side से जोड़ता है। It is known as hydroxylation, hydroxylation ना, hydroxyl मतलब OH और ation मतलब जोड़ना, so it is known as hydroxylation। Right, next it follows syn mechanism। एक बार काउंट करो तो कितने मेंबर रिंग बना है? 5 मेंबर रिंग। लिखो 5 मेंबर ring is formed in the intermediate, 5 member ring is formed in the intermediate। तो देखो इसका प्रोसेस क्या होता है,
ध्यान से समझो, एल्कीन को जब भी हम KMnO4 के साथ लेते हैं तो ये अपना पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसको देगा, और जैसे इसको देगा इसका पाई टूट जाएगा, पाई टूट के यहाँ 2 डॉट इलेक्ट्रॉन के आएंगे और ये पाई उठ करके इसके पास चला जाता है, क्योंकि जैसे ही आप पाई दोगे तो एक जगह प्लस और एक जगह माइनस आएगा, तो इसलिए देखो नॉर्मल कंपाउंड बन गया, इधर भी न्यूट्रल इधर भी न्यूट्रल। अब जब आप वाटर जो लिए हो यहाँ पे एल्कलाइन KMnO4 लिया था ना डाइल्यूट, तो OH माइनस वाटर ये मैंगनीज पे अटैक करता है, ध्यान देना ये मैंगनीज पे अटैक करते हैं और ये दोनों बॉन्ड तोड़ देते हैं, इसलिए सेम साइड से दोनों ऑक्सीजन मिलता है। तो मैंगनीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, तो इसका रिडक्शन होगा, तो इस पे कम ऑक्सीजन अटैच्ड होंगे, तो इसका जो बाई प्रोडक्ट होता है वो MnO2 होता है मोस्टली, एक ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन, MnO2 इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ दिस, इज दैट क्लियर? और साथ में थोड़े बहुत क्वांटिटी में MnO4 2 माइनस भी रिपोर्ट किया गया है, लेकिन हमें तो फिलहाल अभी MnO2 से मतलब है, और MnO2 भी छोड़ो, हमें सिर्फ इससे मतलब है सेम साइड कैसे जुड़ा, तो इस वजह से जुड़ा, ये जो रिंग बन रही थी इसके वजह से। सिमिलर वर्क, बिल्कुल सिमिलर तरीके का काम होता है OSO4 का भी। OSO4 इन द प्रेजेंस ऑफ OH कोल्ड एंड डाइल्यूट, हालांकि इसको बेयर्स रिएजेंट नहीं बोलते हैं, बट ये भी सेम साइड से हाइड्रोक्सिलेट करता है, ये नोट करके लिख लेना। फॉलो सिन एडिशन, ओके, नोट कर लो इसको। कहां बेटा? MnO4 में सिंगल बॉन्ड, अच्छा तो देखो एक क्या हुआ कि इसने जैसे इसको दिया इसका बॉन्ड टूट गया, इस पे माइनस आया, लेकिन ये उठ करके इसके पास चला गया, तो इसका जो माइनस था वो इलेक्ट्रॉन हट करके यहाँ प्लस आता, माइनस प्लस मिलके क्या हो गए, न्यूट्रल, और जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड आया था वो डबल डॉट के फॉर्म में वही रह गया, क्योंकि ये टूट के इस पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आया था और ये वापस लेके गया एक इलेक्ट्रॉन को, तो यहाँ डबल डॉट के फॉर्म में ही रह, ठीक है। फिलहाल वैसे एग्जाम में ये पूछता है यार ये कितने मेंबर्ड रिंग होता है, और हाइड्रोक्सिलेशन में सेम साइड होते हैं अपोजिट साइड, मेन यही क्वेश्चन आता है, इसका डिटेल में कभी पूछता नहीं। जो डिटेल वाली चीजें थी वो मैंने तुम्हें लिखवा दी, मार्कोनिकोव हो गया और HCl HBr का एडिशन, H2SO4 कैसे ऐड होता है, ये सब मैंने करवा दिया। इनको तो बस आपको ध्यान में रखना है कि ये एक टेस्टिंग के फॉर्म में यूज होता है, गॉट इट? पर्पल कलर डिकलराइज हो जाएगा, तो ये भी एक टेस्ट ही है, लिख लेना, सिमिलर रिएक्शन विल बी गिवन बाय OSO4 इन द प्रेजेंस ऑफ OH माइनस, नोटेड डाउन। कभी कभी ना इसको इसके साथ भी लेता है NaHSO3 के साथ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिमिलर चीज ही मान के चलना, क्योंकि उससे प्रोडक्ट अफेक्टेड नहीं होगा, सिन एडिशन होगा, ठीक है। फिर कहोगे सर आपने एक और चीज लिखवाया था उसमें कि सिग्मा बॉन्ड के ब्रेकडाउन में कौन सा, इपॉक्सीडेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, इपॉक्सीडेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, वो इससे अलग है क्या? आंसर है इस मामले में अलग है कि अगर आपने ऐसा लिया और आप ऐड कर रहे हो क्या चीज बेटा, RCO3H पहले एंड बाद में उसको H प्लस एंड वाटर से रिएक्ट करा रहे हो, तो ये भी डाइऑल ही बनाता है, ये भी हाइड्रोक्सिलेट ही करता है, बट डायरेक्ट नहीं, पहले इपॉक्साइड बनाता है उसके बाद और एंटी पोजीशन में लेके जाता है, कैसे लेके जाता है, नोट करो इसको।
कर लिया बेटा? हाँ, दिस इज इपॉक्सिडेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस. So the only difference here is फर्स्ट ये इपॉक्साइड बनता है. अच्छा, फिर अपोजिट साइड में लगते हैं. अपोजिट साइड मतलब अगर मैं इसमें आपको स्टेप वाइज ब्रेक डाउन करूं तो पहला स्टेप होता है इसमें इपॉक्साइड बनने का. और ध्यान देना बेटा, इपॉक्साइड बनने में ना ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड का ये पार्ट है ना, ये वाला ऑक्सीजन, दिस वन, ये इंसर्ट होता है इसके साथ. OH वाला H, नॉट C डबल बॉन्ड O वाला O नहीं, जो किनारे वाला है ये हाइड्रोजन. तो कई बार ना एग्जाम में आइसोटोप बदल देता है, जैसे इसको 16 इसको 18 कर देगा, तो रिंग के अंदर कौन जाएगा? 18 वाला, मतलब ये जो OH के पास है. तो इससे जो बनता है वो प्रोडक्ट होता है CH3CH एंड CH2. इसके मैकेनिज्म अभी तो मैं मोटे तौर पे बस आपको बता रहा हूँ, ये थोड़ा डिटेल्ड मैकेनिज्म है, इसको मैं बाद में कवर करूंगा. क्लास 12th में आप जब आ जाओगे तब मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है? अभी तो बस आपको ये समझा रहा हूँ. ये देखिए, यही इपॉक्साइड होता है. अरे साइक्लिक रिंग में 3 मेंबर्ड रिंग बन रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है बीच में, इसी को इपॉक्साइड बोलते हैं ना. इसलिए नाम क्या है? पहले इपॉक्सीडेशन, दिस इज इपॉक्सीडेशन. अब बता, अगर ये ऐसा हो गया है तो कितने लोग कह रहे हैं अब जो न्यूक्लियोफाइल आएगा वो अपोजिट साइड से ही आएगा ना, इसको तोड़ने के लिए 3 मेंबर्ड को, इसलिए दोनों एंटी फॉर्म में रहते हैं. आ गया ना समझ में? तो बस मैंने इपॉक्सीडेशन बता दिया. उसके बाद H2O H+ जब डालोगे तो ये अपोजिट साइड में हो जाते हैं, यानी ये प्रोडक्ट. तो सेकेंड स्टेप को हाइड्रोलिसिस बोलते हैं, फर्स्ट स्टेप को क्या बोलते हैं? इपॉक्सीडेशन. दिस इज इपॉक्सीडेशन. And from here to here, this is hydrolysis. Epoxidation followed by hydrolysis. It is an example of anti-hydroxylation. Anti-addition. It is an example of anti-addition. नोट कर लिया बेटा? यहां तक सबको समझ में आ गया? बोलो. ओके, चलो, तो ठीक है, इसको अच्छे से नोट कर लो. एंड